हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर है प्रिंट मीडिया एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे प्रिंट मीडिया ने लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कैसे लोगों के विचार बदल रहे थे किताबें पढ़ पढ़ के, और इनका असर जीवन के हर एक पहलू पर हो रहा था। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। जैसे जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, लोगों के अंदर नए नए तरह की चीज़ों के पढ़ने का शौक़ जागता रहा, नए नए तरह की चीज़ों को पढ़ने की भूख जागती रही। मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड। दे wanted to see their own lives, experiences, emotions and relationships reflected in what they read. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पढ़ना शुरू कर चुके थे। वे चाहते थे अपने जीवन, अपने अनुभवों, अपने भावनाओं और अपने रिश्तों को उन किताबों की कहानियों में देख पाना जिनको वो पढ़ा करते थे। द नॉवेल, अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप, आइडियली केटर्ड टू दिस नीड। यूरोप में जो एक नए साहित्यिक स्वरूप ने जन्म लिया था, जिसका नाम उपन्यास था, वो लोगों के इस तरह की भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। इट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। बहुत जल्दी उपन्यास भारतीय रूप में और भारतीय शैली में भी उपलब्ध हो गए। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। पढ़ने की दुनिया में नए नए तरह के साहित्यिक रचनाओं का शुरुआत हो गया, जैसे लिरिक्स का, जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ का, और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पर एशेज़ का। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। 19th सेंचुरी के अंत होते होते तक एक नए तरह के विजुअल कल्चर सामने उभर कर आ रहा था। विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज। लगातार प्रिंटिंग प्रेसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण विजुअल इमेजेस अब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सतत रूप से प्रिंट हो पा रहे थे। Painters like Raja Ravi Verma produced images for mass circulation. राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में सर्कुलेशन के लिए इमेजेस बनाना, चित्र बनाना शुरू कर दिया। Poor wood engravers who made wood blocks set up shop near the letter presses and were employed by print shops. अब जो गरीब वुड ब्लॉक्स एनग्रेवर्स थे, वो लोग लेटर प्रेसेस के नज़दीक अपनी अपनी दुकान खोल लिए और प्रिंट शॉप्स के द्वारा उनको नियुक्त किया जाने लगा। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्क। जो सस्ते प्रिंट और कैलेंडर्स बाज़ारों में उपलब्ध हो गए थे, उनको गरीब से गरीब लोग खरीद पा रहे थे, ताकि वो अपने घरों और काम के जगहों की दीवारों को सजा सके, सुंदर बना सके उन चित्रों और कैलेंडर्स की मदद से। दीज प्रिंट्स बिगैन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़, और लोगों की विचारधारा इन चित्रों में व्यक्त होने लगे थे। किस चीज़ों के बारे में? मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन के बारे में लोगों की विचारधारा अब अभिव्यक्त हो रही थी इन चित्रों के माध्यम से। धर्म और राजनीति के बारे में लोगों की विचारधारा व्यक्त हो रही थी इन चित्रों के माध्यम से। साथ ही साथ सोसाइटी और कल्चर के बारे में लोगों की जो विचारधाराएं थी, इन चित्रों के माध्यम से प्रकट हो रही थी। बाय द 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, commenting on social and political issues. 1870 के दशक तक न्यूज़पेपर्स में और पत्रिकाओं में
कैरिकेचर्स और कार्टून्स पब्लिश किए जाने लगे थे और ये कैरिकेचर्स और कार्टून्स सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अभिव्यक्ति थे। Some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with Western tastes and clothes, while others expressed the fear of social change. कुछ कैरिकेचर्स इस मुद्दे पर बनाए जा रहे थे जो शिक्षित भारतीयों के जबरदस्त आकर्षण को दिखाते थे वेस्टर्न टेस्ट के प्रति और वेस्टर्न क्लोथ्स के प्रति, जबकि कुछ दूसरे कार्टून्स और कैरिकेचर्स सामाजिक परिवर्तन के प्रति व्याप्त भय को प्रदर्शित करते थे। There were imperial caricatures lampooning nationalists as well as nationalist cartoons criticizing imperial rule. ऐसे इंपेरियल कैरिकेचर्स भी पब्लिश किए जा रहे थे जो नेशनलिस्ट लोगों को लैम्पून करते थे, उनको रिडिक्यूल करते थे, उनका मजाक उड़ा रहे होते थे। साथ ही साथ ऐसे नेशनलिस्ट कार्टून भी पब्लिश किए जा रहे थे जो इंपेरियल रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। विमेन एंड प्रिंट, महिलाओं का प्रिंट में योगदान। Lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways. महिलाओं के जीवन और एहसासों को स्पष्ट रूप से बिल्कुल इंटेंस तरीके से लिखा जाने लगा। Women's reading increased enormously in middle class homes. इसीलिए मिडिल क्लास परिवारों में महिलाओं में रीडिंग बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home. Liberal husbands और fathers अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करने लगे and sent them to schools when women's schools were set up in the cities and towns after the mid-19th century. Mid-19th century के बाद जब शहरों में स्कूल, महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित किए गए, तब ये हस्बैंड्स और फादर्स जो लिबरल्स थे, इन लोगों ने अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को स्कूल भेजना शुरू कर दिया पढ़ाई के लिए। Many journals began carrying writings by women and explained why women should be educated. बहुत सारी पत्रिकाओं में महिला लेखकों और लेखिकाओं के द्वारा लेख लिखे जाने लगे और उनमें यह बताया जाने लगा कि महिलाओं को शिक्षित क्यों होना चाहिए। They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling. इन मैगजीन्स में, इन पत्रिकाओं में सिलेबस होते थे और सुटेबल रीडिंग मैटर होते थे जो यूज़ किए जा सकते थे होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, लेकिन सभी परिवार और सभी पुरुष लिबरल नहीं थे। Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances. बहुत सारे कंजर्वेटिव हिंदू ऐसे थे जो ये मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उसे विधवा की ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, और मुस्लिम्स बहुत सारे कंजर्वेटिव ऐसे थे जो इस बात की आशंका रखते थे कि महिलाएं अगर शिक्षित हो गई तो उर्दू रोमांसेस पढ़कर वह करप्ट हो जाएंगी, पथभ्रष्ट हो जाएंगी। समटाइम्स रिबेल वीमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशंस, कभी कभी कुछ क्रांतिकारी और बागी स्वभाव की महिलाएं इन प्रतिबंधों का विरोध करती थी, उन्हें चुनौती देती थी। We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. हम लोग जानते हैं एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक लड़की की कहानी उत्तर भारत में जो सीक्रेटली, गुप्त तरीके से जिसने उर्दू पढ़ना और लिखना सीखा। Her family wanted her to read only the Arabic Quran which she did not understand. उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ अरबिक कुरान पढ़े जो वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाती थी। So she insisted on learning to read a language that was her own. इसलिए वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि वह एक ऐसी भाषा सीखना चाहती थी जो उसकी अपनी भाषा हो। In East Bengal in the early 19th century,
Rashundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. ईस्ट बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में एक महिला हुई जो शादीशुदा थी, जिसका नाम रसुंदरी देवी था। वो बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उसने गुप्त तरीके से चुपके अपने किचन में लिखना पढ़ना सीख लिया। Later, she wrote her autobiography अमर जीवान, which was published in 1876, और बाद में उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम अमर जीवान था, जो 1876 में पब्लिश हुई। It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. ये पहला full-length autobiography था जो पूरी तरह से बंगाली लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। Social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions. सामाजिक सुधारों ने और उपन्यासों ने पहले ही महिलाओं के जीवन में और उनके भावनाओं में काफ़ी उथल पुथल मचा दी थी, उनके में काफ़ी इंटरेस्ट ला दिया था। There was also an interest in what women would have to say about their own lives. एक और ऐसा मुद्दा था जिसमें महिलाओं को अपनी बात रखनी थी अपने जीवन के बारे में। From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bashini Devi wrote books highlighting the experiences of women about 1860s से कुछ बंगाली विमेन थी जैसे कैलाश बशनी देवी, जिन्होंने बुक्स लिखे महिलाओं के अनुभवों के ऊपर, उनके अनुभवों को हाईलाइट करते हुए, और महिलाओं के अनुभव किन किन चीज़ों के बारे में। तो पहला कि हाउ विमेन वेयर इम्प्रिजन्ड एट होम, महिलाओं के अनुभव इस मुद्दे के बारे में कि कैसे महिलाओं को घर पर कैद कर कर रख दिया गया था। केप्ट इन इग्नोरेंस एंड फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, उनको अशिक्षित रखा गया और उनको कठोर घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया। और उनके इस बात के अनुभव पर भी किताब लिखी गई कि कैसे उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इन द 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, 1880s के दौरान जो अभी का महाराष्ट्र है, उसमें ताराभाई शिंदे एंड पंडित रमाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। बात है ताराभाई शिंदे और पंडिता रमा देवी, जिन्होंने बहुत ही उग्र क्रोध के साथ अपर कास्ट हिंदू विमेन के लाइफ के बारे में, उनके मिजरेबल कंडीशंस के बारे में लिखा, खास करके अपर कास्ट विधवा महिलाओं के बारे में। A woman in Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations। एक महिला ने तमिल उपन्यास में अभिव्यक्त किया कि कैसे रीडिंग इम्पॉर्टेंट था एक महिला के लिए, और कैसे उनको सामाजिक नियमों के अंतर बांध कर रख दिया गया था। फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ल्ड इज स्मॉल, कई कारणों से मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है। मोर देन हाफ माई लाइफ्स हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, लेकिन मेरे जीवन की आधी से अधिक खुशियाँ किताबों से आई हैं मेरे जीवन में। वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली, हिंदी प्रिंटिंग बिगैन सीरियसली ओनली फ्रॉम द 1870s। जहाँ एक और हम देखते हैं कि उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर बहुत पहले विकसित हो चुका था, वहीं हिंदी प्रिंटिंग को गंभीर रूप से शुरुआत होने का समय 1870s से शुरू हुआ। Soon a large segment of it was devoted to the education of women, लेकिन बहुत जल्दी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, हिंदी प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के शिक्षा के लिए, एजुकेशन ऑफ विमेन के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो गया। इन द अर्ली 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular।
अर्ली 20th सेंचुरी में पत्रिकाएं जो महिलाओं के लिए लिखी जाती थी और महिलाओं के द्वारा एडिट भी की जाती थी, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। दे डिस्कस्ड इशूज लाइक विमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट। और इन पत्रिकाओं में जो प्रमुख टॉपिक होते थे डिस्कशन के लिए, वो होते थे महिलाओं की शिक्षा, विधवा जीवन, विधवाओं का पुनर्विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन। Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनमें हाउस होल्ड लेसन्स होते थे, फैशन लेसन्स होते थे महिलाओं के लिए, और उनमें शॉर्ट स्टोरीज और सीरियलाइज्ड नॉवेल्स के द्वारा एंटरटेनमेंट भी प्रस्तुत किया जाता था। इन पंजाब टू सिमिलर फोक लिटरेचर वॉज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। पंजाब में भी इसी तरह का लोक साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर प्रिंट किया जा रहा था अर्ली 20th सेंचुरी से ही। राम चड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वीमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइव्स। राम चड्ढा ने पब्लिश किया था बहुत तेजी से बिकने वाला स्त्री धर्म विचार नामक का पुस्तक, जो महिलाओं को सिखाती थी कि उन्हें कैसे एक आज्ञाकारी पत्नी बनना चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी इसी तरह के सस्ते बुकलेट्स छापे थे जिनमें मिलता जुलता संदेश दिया जा रहा था। Many of these were in the form of dialogues about the qualities of good women. इनमें से बहुत सारी किताबों में और मैगजीन्स में और बुकलेट्स में इस तरह की बातचीत थी जो दिखाती थी अच्छे महिलाओं के गुणों को। In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batala was devoted to printing of popular books. पूरे बंगाल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल एरिया था कोलकाता में जिसका नाम बटाला था, और वो लोकप्रिय किताबों के प्रिंटिंग के लिए वो एरिया पूरी तरह से डेडिकेटेड था। मतलब उस एरिया में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस, प्रिंटिंग प्रेसेस थे और किताबों की दुकानें थी। Here you could buy cheap editions of religious tracts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था रिलीजियस ट्रैक्ट्स और स्क्रिप्चर्स के सस्ते एडिशंस, साथ ही साथ वैसे साहित्य जिनको अश्लील और बहुत ही स्कैंडलस माना जाता था। ऑब्सीन का मतलब ऑफेंडिंग अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल्स, जो नैतिक सिद्धांतों और नियमों के अगेंस्ट हो, और स्कैंडलस का मतलब ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी और लॉ, जो नैतिकता और कानून के अगेंस्ट हो, उन्हें स्कैंडलस कहते हैं। By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs. Late 19th century तक इनमें से बहुत सारी किताबों में बहुत बड़ी मात्रा में woodcuts और colored lithographs डाले गए थे। Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time. पेडलर्स बटाला पब्लिकेशंस को घरों तक ले जा रहे थे, जिससे महिलाएं उनको पढ़ने में सक्षम हो पा रही थी अपने फ्री समय में। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वेर ब्रॉट टू मार्केट्स इन 19th सेंचुरी मद्रास टाउन्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स। बहुत सस्ते छोटी छोटी किताबें 19th सेंचुरी में मद्रास शहर में पहुंची और हर चौक चौराहे पर बिकने लगी। अलाउइंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट्स टू बाई देम, जिसके कारण गरीब लोग जो बाजार निकल रहे थे वो इन किताबों को आसानी से खरीद पा रहे थे। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, एक्सपैंडिंग द एक्सेस टू बुक्स। अर्ली 20th सेंचुरी तक सार्वजनिक पुस्तकालय भी बनने लगे, जिसके कारण बुक्स का एक्सेस आसान होने लगा, बुक्स की उपलब्धता आसान होने लगी।
These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous villages. ये लाइब्रेरी ज़्यादातर सिटीज और टाउन्स में बनते थे और कभी कभी कुछ अमीर गांवों में भी ये लाइब्रेरीज बनते थे. फॉर रिच लोकल पैट्रॉन्स सेटिंग अप ए लाइब्रेरी वॉज ए वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज. अमीर लोगों के लिए इस तरह के लाइब्रेरी बनवाना सम्मान प्राप्त करने का एक जरिया हो गया था. From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. लेट 19th सेंचुरी से जात पात के भेदभाव पर लिखा जाने लगा, बहुत सारे प्रिंटेड ट्रैक्ट्स में और एशेज के रूप में भी. ज्योतिबा फूले, द मराठा पायोनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी in 1871. 1871 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने अपने गुलामगिरी पुस्तक में लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के जो अग्रदूत थे, उन्होंने जाति व्यवस्था के अन्यायपूर्ण वातावरण के बारे में भी लिखा. In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. 20th century में B.R. Ambedkar ने महाराष्ट्र में और E.V. रामास्वामी नायकर ने मद्रास में, जिनको पेरियार नाम से भी जाना जाता था, बहुत ही सख्त तरीके से कास्ट पर लिखा. एंड देयर राइटिंग्स वेर रेड बाई पीपल ऑल ओवर इंडिया, और उनके राइटिंग्स को पूरे भारतवर्ष में लोगों के द्वारा पढ़ा गया. B.R. अम्बेडकर का चित्र आप देख सकते हैं. पहले देखिए, ये B.R. अम्बेडकर है, ये E.V. रामास्वामी नायकर है, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था. लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स ऑल्सो क्रिएटेड ए लॉट ऑफ पॉपुलर जर्नल्स एंड ट्रैक्ट्स criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. बहुत सारे लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स ने भी ऐसे बहुत सारे जर्नल्स क्रिएट किए और ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जो एंशंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज करते थे और एक नया और न्यायपूर्ण भविष्य की कल्पना प्रस्तुत करते थे. वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वेयर टू ओवरवर्क्ड and lacked the education to write much about their experiences. फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर काम के बोझ तले पूरी तरह से दबे हुए थे और उनमें शिक्षा का इतना अभाव था कि वे अपने अनुभवों के बारे में कुछ लिख नहीं पाते थे. Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experiences. But काशी बाबा, ए कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन. लेकिन फिर भी कानपुर के एक मिल वर्कर जिनका नाम काशी बाबा था, उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल नाम से एक पुस्तक लिखी 1938 में, जिसमें कास्ट और क्लास एक्सप्लॉइटेशन के बीच संबंध को उसने दर्शाया. The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं. एक और कानपुर के मिल वर्कर थे जिनको सुदर्शन चक्र के नाम से उन्होंने 1935-1955 के बीच में बहुत सारी कविताएं लिखी. उनकी कविताओं को इकट्ठा किया गया और सच्ची कविताओं के नाम से उनको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया. By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves following the example of Bombay workers. 1930s तक बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने अपने आप को शिक्षित करने के लिए, अपने समुदाय को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरी सेटअप करना शुरू कर दिया और इसमें उन्होंने बॉम्बे वर्कर्स के एग्जाम्पल को फॉलो किया. अर्थात कि बैंगलोर के वर्कर्स से पहले बॉम्बे वर्कर्स ने भी अपने समुदाय और अपने आप को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरीज की स्थापना की थी. These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them, to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism.
इन लाइब्रेरीज को बनाने में सोशल रिफॉर्मर्स स्पॉन्सर करते थे, पैसों का योगदान करते थे, और ये सोशल रिफॉर्मर्स चाहते थे कि इन वर्कर्स के बीच जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की आदत है उसको रोका जाए, उनके बीच लिटरेसी यानी साक्षरता लाई जाए, और कभी कभी उनका इरादा, इन सोशल रिफॉर्मर्स का इरादा राष्ट्र भावना की संदेश को फैलाना भी होता था। प्रिंट एंड सेंसरशिप। Before 1798, the colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. 1798 से पहले अंग्रेजी सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चल रही थी भारत के अंदर, वो प्रेस के सेंसरशिप को लेकर उतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थी। Strangely, its early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officers. ये बहुत विचित्र बात है कि जब अंग्रेजी सरकार ने पहला कानून बनाया प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने का, तो ये कानून खास करके उन अंग्रेजों के खिलाफ था, भारत में रहने वाले उन अंग्रेजों के खिलाफ था जो कंपनी के कुशासन के विरुद्ध बोलते थे, कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे, और कुछ खास कंपनी ऑफिसर्स के एक्शंस से वो नफरत करते थे और उनके बारे में निगेटिव बातें लिखते थे। The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से चिंतित थी कि अगर ऐसी आलोचनात्मक लेख लिखे जाते रहे तो इंग्लैंड में उनके जो प्रतिद्वंदी हैं कंपनी वाले, वो भारत के अंदर उनके ट्रेड मोनोपोली को अटैक कर सकते हैं। By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule. 1820s तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने certain regulations पास कर दिया प्रेस के फ्रीडम को नियंत्रित करने के लिए, and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule. और कंपनी उन न्यूज़पेपर्स के पब्लिकेशन को बढ़ावा दे रही थी जो ब्रिटिश रूल को अच्छा बताते थे। In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press law. 1835 में जब अंग्रेजों में से बहुत सारे एडिटर्स ने और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारे पिटीशंस डाल दिए, तब गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अपनी सहमति जताई कि वो प्रेस लॉ को रिवाइज करेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे। थॉमस मैकॉले, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms. थॉमस मैकॉले जो एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, उन्होंने नए रूल्स फॉर्मुलेट किए जो प्रेस के अर्लियर फ्रीडम को रीस्टोर कर दिया, फिर से प्रेस को फ्रीडम दे दिया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। 1857 के क्रांति के बाद प्रेस के प्रति एटीट्यूड ब्रिटिश सरकार का बदल गया। एनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड ए क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। गुस्साए हुए अंग्रेजों ने नेटिव प्रेस के ऊपर शिकंजा कसने की मांग कर दी। As vernacular newspapers became assertively nationalist, the colonial government began debating measures of stringent control. जैसे जैसे ही स्थानीय भाषाओं के न्यूज़पेपर्स राष्ट्रवादी डिमांड के साथ मजबूत होते चले गए, वैसे वैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल करने के कठोर से कठोर नियम लगाने का तर्क और समर्थता जताई। In 1878, the Vernacular Press Act was passed, modeled on the Irish press laws. 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना दिया गया जो आयरिश प्रेस लॉ पर आधारित था।
It provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press. इस कानून से सरकार को इस बात की शक्ति मिल गई, अधिकार मिल गया कि वो किसी वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा छापे गए रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स को अपने हिसाब से प्रतिबंधित कर सकता था. From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. अब सरकार मुख्य रूप से सभी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो अलग अलग प्रोविंसेस में पब्लिश हो रही थी उस पर नज़र रखने लगा नियमित रूप से. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned. जब किसी रिपोर्ट को ऐसा माना जाता था कि वो seditious है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, तब न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था. And if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. और अगर वो प्रेस इस वार्निंग को नज़रअंदाज करता था, इग्नोर करता था, तब सरकार को अधिकार होता था कि वो प्रेस को सीज कर ले और पूरे प्रिंटिंग मशीनरी को अपने कब्जे में ले ले. Despite repressive measures, nationalist newspapers grew in numbers in all parts of India. इतने कठोर दमनात्मक कानून बनाने के बावजूद भी राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ी संख्या में इस भारत के सभी भागों में बढ़ते रहे, प्रकाशित होते रहे. They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. इन न्यूज़पेपर्स ने कॉलोनियल मिसरूल पर रिपोर्ट प्रकाशित किया और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया. Attempts to throttle nationalist criticism provoke militant protest. नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को प्रवोक करने वाले जितने भी प्रयास थे उनको थ्रॉटल किया गया. और उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट. नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को थ्रॉटल करने के जितने भी प्रयास थे उसके कारण मिलिटेंट प्रोटेस्ट भड़का. दिस इन टर्न लेड टू ए रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट. और इसके फलस्वरूप एक नया प्रोसिक्यूशन और प्रोटेस्ट का चक्र शुरू हो गया. व्हेन पंजाब रिवॉल्यूशनरीज वेर रिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक रोट विथ ग्रेट सिंपैथी अबाउट देम इन हिज केसरी. जब 1907 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारियों को डिपोर्ट किया गया तब बाल गंगाधर तिलक ने पूरे सहानुभूति के साथ उनके बारे में अपने केसरी समाचार पत्र में लिखा. दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908. और इसके फलस्वरूप 1908 में उन्हें जेल में डाल दिया गया. प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया. और इसके फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में बहुत पूरे जोर शोर से इस चीज़ का विरोध शुरू हो गया. तो ये था पूरे वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया का क्या क्या असर हुआ और कैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास और विस्तार हुआ. धन्यवाद.